नमस्कार, मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाह आलम। इस वक्त देश में बहुत कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 दिनों में देश के 5 राज्यों का दौरा पर हैं, जिसमें वो सबसे अहम राज्य है मणिपुर, जहां पिछले काफी दिनों से हिंसा हो रही थी और विपक्ष बार बार ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। तो मणिपुर प्रधानमंत्री शनिवार को पहुंचे, कई कार्यक्रमों का वहां शिलान्यास और उद्घाटन भी किया और कई बयान ऐसे दिए जिससे मणिपुर की जनता का विश्वास लौटाने का प्रयास किया। यहां पर एक सवाल यह भी उठे कि क्या जो भरोसा मणिपुर का रहा है वो भरोसा फिर से बरकरार हो पाएगा प्रधानमंत्री के दौरे के बाद। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मणिपुर के अलावा मिजोरम, असम, बिहार, बंगाल और इन 5 राज्यों का वो दौरा करेंगे और इस दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बिहार में सियासत हो रही है जाहिर तौर पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चल रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो उस यात्रा को लेकर भी जमकर बयानबाजी हो रही है। इन सब के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर भी चर्चाएं की है और कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में एसआईआर होंगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो इस सप्ताह रही वो नेपाल को लेकर रही, क्योंकि नेपाल में जेन जी जिसको बोलते हैं, यानी जनरेशन जेड जिसको बोलते हैं, जो 18 से 28 साल के होते हैं, उन्होंने जबरदस्त आंदोलन कर दिया। वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली साहब को इस्तीफा देना पड़ गया। वो सेना की सिक्योरिटी में चले गए और फिर असमंजस की स्थिति बनी रही कि आखिर कमान किसके हाथों में होगी। कमान फिर सेना ने अपने हाथों में ली, कर्फ्यू लगाया और उसके बाद आखिरकार अब वहां एक अंतरिम सरकार बनी है जो सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी है। सुशीला कार्की ने वहां प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी है और कहा है कि भारत से नेपाल का बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। ये एक राजनयिक मायने है इसके, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नेपाल के बाद भारत की राजनीति भी खूब गरमाई हुई है। असम के तिनसुकिया में एक बहुत बड़ा विशाल रैली निकाली गई। बताया जा रहा कि आदिवासियों की रैली थी और सोशल मीडिया पर उसकी तुलना नेपाल से की जा रही थी। इसी तरह राजस्थान में एक रैली निकाली गई, उस रैली की भी तुलना जो है वो नेपाल से की जा रही थी। और अब तो देश के कई विपक्षी नेताओं ने बयान देने भी शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से देश में वोट चोरी हुई है उससे लोगों में नाराजगी है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि निष्पक्षता से चुनाव कराएं। इसके लिए उन्होंने कई चुनाव का एग्जाम्पल भी दिया और आखिर में उन्होंने कहा कि यह भी हो सकता है कि जिस तरीके से पड़ोसी देशों में जनता सड़क पर उतरी और सरकार को भागना पड़ गया, ऐसा भारत में भी हो सकता है। इसी तरीके से कुछ और विपक्ष के नेताओं ने इस तरीके के बयान दिए हैं। इसके बाद ये सवाल इधर भी उठ रहे हैं कि क्या भारत के अंदर भी विपक्ष ऐसी कोई साजिश कर रहा है जिसमें कि सरकार को अपदस्थ करने के लिए कोई बड़ा आंदोलन किया जा सके। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ राहुल गांधी लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। लगातार इस कैंपेन को देश भर में चलाया जा रहा है और एसआईआर के खिलाफ लोगों का जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। इसलिए आज मुद्दा में कई पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे नेपाल के सरोकारों से नेपाल को जोड़ते हुए। आज जिन सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे वो सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा पहला सवाल होगा कि क्या सुशीला कार्की भ्रष्टाचार और पुलिस हिंसा की जांच में निष्पक्षता बनाए रख पाएंगी, क्योंकि यही वहां का बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा ये कि सोशल मीडिया प्रतिबंध जो हुआ और उसे हटा भी दिया गया, इस पर पुनः विश्वास स्थापित कर पाएंगी वो। और तीसरा ये कि क्या आर्थिक सुधारों के माध्यम से बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं का समाधान संभव होगा। ये 3 सवाल तो नेपाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नेपाल इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबरों में रहा है। लेकिन हम उस चर्चा को भी जरूर शामिल करेंगे और उस बयान को भी सुनवाएंगे कि कैसे भारत के विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि वोट चोरी के मुद्दे पर अगर यहां चुनाव आयोग ने लोगों में विश्वास पैदा नहीं किया, अगर लोगों को ये विश्वास नहीं दिलाया कि आपका वोट बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, तो यहां भी जनता वैसा कर सकती है जैसा पड़ोसी देशों में हुआ है। ये बयान भी हम सुनवाएंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे पहले हम आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ आर.के. श्रीवास्तव हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर हमारे साथ डिबेट में आते हैं और बहुत ही सटीक विश्लेषण करते हैं और उसका कई इंपैक्ट हमने देखा भी है।
एक सवाल आज इनसे ये हम करेंगे भी कि कई मुस्लिम ममालिकों पर अचानक से इजराइल ने हमला किया है जिसमें कतर भी शामिल है, तो उस पर भी एक सवाल हम ले लेंगे आज इनसे। उसके अलावा हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है विनीत रुइया, जो कि विदेशी मामलों में जानकार हैं और व्यापार के मामलों में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं विदेशों के मामले में। और तीसरे मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल प्रसून, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। तो हम चूंकि राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे तो आज उनको हमने एक्सपर्ट के तौर पर इनवाइट किया है और एक्सपर्ट के तौर पर ही वो अपनी बात रखेंगे कि नेपाल में जो कुछ हुआ क्या वहां से भारत को भी कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि भारत में भी विपक्षी पार्टियां ऐसा अंदेशा जता रही हैं और जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं वो भी विपक्ष के अंदेशा से पहले कह चुके हैं कि भारत में ऐसा नहीं होगा। तो क्या जो मंत्री हैं उनको कोई स्वप्न आया कि ऐसा यहां भी हो सकता है? क्योंकि अगर कोई चर्चा ना हो और तब मंत्री ये कहे कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है कि उस मंत्री को यह आभास है कि भारत में भी हो सकता है, इसलिए वो कह रहे नहीं हो सकता। फिर विपक्ष ने कहा कि भारत में भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा सवाल है और इन सवालों के बीच हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए, सुशीला कार्की जो नेपाल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये रिकॉर्ड भी उनके नाम गया है। नेपाल में अब तक कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। आखिर वो कौन है? बताया जा रहा है कि रिटायर्ड पूर्व जस्टिस हैं वहां के सुप्रीम कोर्ट की, और ये जो JNG का जो आंदोलन हुआ उसको काफी उन्होंने कोऑपरेट किया था, सपोर्ट किया था। इसलिए कहा जा रहा है कि जब वो प्रधानमंत्री का शपथ ले चुकी हैं तो उसके बाद वहां कर्फ्यू भी हटा दिया गया, स्थिति को सामान्य किया गया और उसके बाद वो अस्पताल गई जहां पर जो आंदोलनकारी घायल हैं उनसे उन्होंने मुलाकात भी की है। तो पहले जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हर पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे ताकि आप विस्तार से समझ पाएंगे कि जनता सड़क पर आखिर क्यों उतरती है और सरकार को क्यों सतर्क रहना चाहिए। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नेपाल में 12 सितंबर 2025 को इतिहास रचते हुए सुशीला कार्की को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ये नियुक्ति एक सप्ताह तक चले जन आंदोलन और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद संभव हो पाई है। सुशीला कार्की जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं, उनको JNG के प्रतिनिधियों ने नामांकित किया था और काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह समेत प्रमुख युवाओं ने उनका समर्थन किया। उनकी नियुक्ति के बाद संसद को भंग कर दिया गया है और नए चुनाव 5 मार्च 2026 को निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि नेपाल की नई सरकार की चुनौतियां और शर्तें क्या है। सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 1, भ्रष्टाचार और पुलिस हिंसा की जांच। पिछले हफ्ते हुए प्रदर्शनों में 51 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें पुलिस की गोलीबारी भी शामिल थी। कार्की ने इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच का वादा किया है। नंबर 2, सामाजिक मीडिया प्रतिबंध की समीक्षा। सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे युवाओं में आक्रोश था। कार्की ने इस नीति की समीक्षा करने का संकेत दिया है। नंबर 3, आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन। देश की आर्थिक स्थिति चिंताजनक है और बेरोजगारी दर उच्चतम स्तर पर है। नए नेतृत्व को विकास और रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि ये कोई पहला देश नहीं है जहां इस तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ है। इससे पहले भी श्रीलंका और बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। नेपाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए श्रीलंका और बांग्लादेश में हाल ही में हुई घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। श्रीलंका आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनता ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे, जिससे सरकार को संकट का सामना करना पड़ा था। बांग्लादेश राजनीतिक तनाव और सामाजिक असंतोष के कारण वहां भी विरोध प्रदर्शन बढ़े थे, जिससे सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े। यहां तक कि वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के कारण देशों में जन आक्रोश बढ़ता है, जो शासन के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में नेपाल की नई सरकार के सामने कुछ प्रमुख सवाल हैं। क्या सुशीला कार्की भ्रष्टाचार और पुलिस हिंसा की जांच में निष्पक्षता बनाए रख पाएंगी? क्या सरकार सोशल मीडिया प्रतिबंध को हटाकर युवाओं के विश्वास को पुनः बहाल कर पाएंगी? और क्या आर्थिक सुधारों के माध्यम से बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं का समाधान संभव हो पाएगा?
अगर इन सवालों के सकारात्मक उत्तर मिलते हैं तो नेपाल राजनीतिक स्थिरता को अग्रसर हो सकता है, अन्यथा श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जी हाँ, तो श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद नेपाल में हुआ। इंटरिम सरकार बनी है। इंटरिम सरकार वहां पर कई चुनौतियों का सामना करेंगी और कई उनके सामने प्राथमिकताएं भी होंगी। 5 मार्च 2026 को वहां पर चुनाव भी होगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सबके बीच नेपाल तो शांत हो गया, भारत में विपक्ष अशांत है। विपक्षी नेता यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने तो बाद में सवाल खड़ा करना शुरू किया है। पहले केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, पश्चिम बंगाल से वो मंत्री हैं, उन्होंने एक मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता है। तो सवाल उठे कि उनको ये जहन में क्यों आया कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए आज हम आइए आपको सुनवाते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत के अंदर वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है और वोट चोरी में SIR के जरिए इसे करने का और प्रयास किया जा रहा है, बल्कि इसमें निष्पक्षता लाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। आयोग ने अगर ऐसा नहीं किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जिस तरह से पड़ोसी देशों में जनता सड़क पर उतरी है, वैसा कुछ भारत में भी हो जाए। जरा सुनिए। ये बड़ा सवाल है और इलेक्शन कमीशन को ये बात सुनिश्चित करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस तरह का वोट चोरी कहीं ना हो, वोट डकैती कहीं ना हो। हालांकि जिस इलेक्शन की वो रेफर कर रहे थे वो अलग इलेक्शन है, लेकिन पूरा देश जानता है और आपने बड़े करीब से देखा यूपी का, जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे तो सोचिए रिवॉल्वर निकाल करके इन्होंने वोट रोका। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि विपक्ष का एक बड़ा नेता ऐसा कह रहा है कि अगर वोट चोरी होती रही तो फिर भारत में भी जनता सड़क पर उतर जाएगी। ये एक बहुत बड़ा बयान है और इस पर जरूर चर्चा हम करेंगे। यहां हम एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, फिर ब्रेक के बाद हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे और वहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे मुद्दा, और मुद्दा में हम चर्चा करेंगे जिन सवालों को लेकर वो स्पष्ट तौर पर आप ताज़ा टीवी के स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन आइए चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम आर के श्रीवास्तव आपसे ही करेंगे। बहुत संक्षेप में ये सवाल कि सुशीला कार्की जो चीफ जस्टिस रही हैं नेपाल सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने पदभार संभाला है, भारत सरकार ने भी बधाई दी है, लेकिन उनके सामने जो चुनौतियां हैं, भ्रष्टाचार और रोजगार का मुद्दा, पुलिस हिंसा में जांच निष्पक्षता से हो, सोशल मीडिया प्रतिबंध का जो मामला है उसकी फिर से उसकी समीक्षा हो, इन सब पर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, कितना आसान होगा ये काम उनके लिए? जस्टिस सुशीला कार्की जो हैं बहुत ही समझदार, बहुत ही उनमें काबिलियत वाली जज हैं और यदि उनका आप टेन्योर देखेंगे बहुत छोटा रहा और उनके अगेंस्ट में तो इम्पीचमेंट मोशन प्रचंडा ने लगा दिया था कि उन्होंने एक सिटिंग मंत्री को उन्होंने जेल भेज दिया था। तो सुशीला कार्की जो है, बट उनका पारिवारिक चीज और देखेंगे तो आप चमक पड़ेंगे। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने एक हवाई जहाज का अपहरण किया था ताकि वो पैसे ले सके, राजनीतिक पैसे। तो उनके साथ ये भी है। ये अपने आप को बताती हैं कि मैं मिडिल क्लास से आती हूँ, फैमिली से, और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट करी हूँ और बाद में जाके उन्होंने लॉ की डिग्री ली है, पहली मुख्य न्यायाधीश थी। ये तो चीजें में इंटरनेट पर छाया हुआ है। नाउ सबसे पहली बात जो है, ये जो आप जैन जी बोल रहे हैं, नेपाल के अंदर ये तीसरा जन आंदोलन है। पहला जन आंदोलन जो हुआ था वो 1990 में हुआ था। दूसरा जन आंदोलन जो हुआ था वो 206 में हुआ था, 2006 में हुआ था। और ये दोनों जो जन आंदोलन थे वो वहां के राजतंत्र को अटैक करते हैं।
पहले वाला था कि जो आपने जो निरंकुश शासन लगा रखा है, पंचायती राज लगा रखा है, उसके खिलाफ 1990 में मल्टी पार्टी लाया गया। और 2006 में जो आंदोलन हुआ, सड़कों पे लोग आए, उन्होंने राजतंत्र को हमेशा के लिए खत्म किया। उस समय ज्ञानेंद्र थे, 2001 में उनकी जनता गुजर गई थी। ये जो 2025 को जैन जी बोल रहे हैं, इसको आप जन आंदोलन 3 कहें तो अच्छा है। बिकॉज आप देखिएगा नेपाल में 1996 से लेके 2006 तक 17,000 लोग मरे हैं, और वहां के हर एक लोग को कहा गया है सुबह तुम सुनहरी सुबह का इंतजार कर, वो सुबह तुम्हारे लिए आएगी और हर एक घर में खाना होगा, हर एक घर में फूड होगा। ये कम्युनिस्ट, ये उन पर कड़ा प्रहार है इस सितंबर महीने में। ये जो नेपो किड की बात आई है, ये जो करप्शन की बातें आई हैं, ये जो एक चक्कर है, कुर्सी का खेल है 3 लोगों के बीच में, लोग कौन थे? ये सब कम्युनिस्ट थे। इन लोगों ने अपने दम पे, इंडिविजुअल लोगों ने, ये जो ओली साहब हैं, प्रचंड हैं, और देवा तो बहुत बुरी तरह से पिट गए, भी हॉस्पिटल में है, जिंदा या मरेंगे पता नहीं। इन लोगों ने नेपाल की जनता, एक गरीब जनता को इतना जबरदस्त धोखा दिया, एक चाशनी चढ़ाया कम्युनिज्म का, और कहा तुम इंतजार कर, कल सुबह तुम्हारी होगी, कल तुम्हारी सुबह ने सुनहरी सुबह देखोगे। लोगों ने ज्वाइन किया और लोग कट गए, मर गए। क्या मिला उनको आज उनको मिला यही जो सड़कों पे फिरते हैं। तो ये जन आंदोलन 3 है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो कार्की मैडम की बात कर रहे हैं, जस्टिस कार्की जो उन्होंने लिया है, कल 2 दिनों से लगातार वहां पर बातचीत हो रही थी, राइट? उसमें जो आर्मी चीफ, नेपाल आर्मी के चीफ ने मेडिटेशन किया। वहां पर जो लोग, जो वहां की सेना ने बड़ा अच्छा काम किया और लोगों को बचाया, उनके राष्ट्रपति को बचाया, क्योंकि खबर तो भी थी कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनके प्रधानमंत्री को लेके गए, ओली साहब को लेके अपनी कैंटोनमेंट में आज भी पड़े हुए हैं, उनका पता नहीं क्या होता यदि बाहर होते तो वो, राइट? उनसे बातचीत करके एक चीज तो है, ना प्रचंड न ओली, जितने भी लोग हैं मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियन, उन्होंने कहा ठीक है इनको इंटरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन ये जो आपने उनका जो पार्लियामेंट, जो संसद भंग कर रहे हैं, उनके लिए एग्रीमेंट नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनको बताया गया तो ठीक है आप आइए सड़कों पे, हम पार्लियामेंट करते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल से बातचीत करने के बाद सेना ने ये आया। तो ये जो कार्की, उन्होंने कहा जब तक संसद भंग नहीं होगा मैं नहीं आऊंगी। तो एक तो बहुत बड़ा हाथ उन्होंने दिखा दिया कि भाई संसद भंग हो गई है तो मैं आ रही हूं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक और बड़ा अच्छा बात किया। वो जो आपने जो देखा ना, जो हमारे जो सुदान गुरुंग थे, या आप जो बोलिन शाह की बात कर रहे हैं, या रवि लिमंचिया की बात कर रहे हैं, इन लोगों को हटा दिया। इन्होंने टेक्नोक्रेट पर ज्यादा भरोसा रखा है। राष्ट्र, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको हटा करके बोल रही है कि मैं जो घिसिंग है, जो वहां पर ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति लाई है नेपाल में, उन्होंने कहा आप मेरे साथ आइए, हम काम करेंगे। अभी उनका जो एडवाइजरी रोल है, वक्त तो आपने बता दिया 5 मार्च 2026 के पहले, तो क्या वो संविधान को बदलेंगी? आपको बड़ा सरप्राइज होगा वहां का जान करके। वहां जो प्रणाली है, वहां जो चुनाव की प्रणाली है, वो बड़ा डिफरेंट है। वहां 275 सीटें हैं, लेकिन चुनाव जो होता है सिर्फ और सिर्फ 165 सीटों के लिए होता है। और जो भी राष्ट्रीय पार्टी जो 3% से ऊपर लाती है, वो 110 सीट के लिए कंपीट करती है। मतलब उनको प्रोपोर्शनल चीज दिया तो वो चुनाव में नहीं जाते, तब जाके 275 का कॉलेजियम बनता है। शायद 2015 में जब ये लिखा जा रहा था, आज से 10 साल पहले, कम्युनिस्टों ने इस बात को जान लिया था कि उन्हें कभी भी यहां पर जो है वो शायद मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। और इसीलिए उन्होंने एक बहुत, ये जो प्रणाली को आप जरूर देखिए, आप वहां पर ये 2 तरह की जो प्रणाली बनाई है, फर्स्ट पास द पोस्ट, जो हमारे तो आप ये कह रहे हैं कि उस चीज को क्या ये चेंज करेंगी? क्या अब जो है वो 275 आप बोल रहे हैं ना, कि 275 में मेजोरिटी जो डायरेक्ट चुनाव हो रहा, और 110 जो है प्रोपोर्शन में हो रहा है। तो प्रोपोर्शन वाली चीजों को क्या खत्म नहीं करेंगे इस पे। ये सबसे बड़ी बात, अब लास्ट इलेक्शन का आप परसेंटेज देख ले, आप सरप्राइज हो जाएंगे। लास्ट इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी के 3 घड़े ने लड़ाई करी। उसमें जो है कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, जिसमें मार्क्सवादी लेनिनवादी है, जब माओवादी है, और एक जो है यूनाइटेड सोशलिस्ट है। उन तीनों का यदि आप मिला लें तो उनके पास 43.82% का वोट उनके पास है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल की मेजॉरिटी 43% जनता जो है कम्युनिस्ट विचारधारा से अभी भी वो सड़कों पे है। तो ये लोग कौन थे? जो लोग आए, तो ये जो ऑपोजिट, ये लोग नेपाली कांग्रेस के नहीं है। तो ये लोग, ये जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, ये जो 3 तरह के लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यदि उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो
जस्टिस कार्की को, जो आज प्रधानमंत्री बनी है, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जस्टिस कार्की के लिए बहुत चुनौती है। बिल्कुल। विनीत दुरिया जी, आपको क्या लगता है, क्या ये तो फिर अब हम यहाँ ये सवाल को आगे बढ़ाएं कि अगर वहाँ पे वामपंथियों का पूरा सफाया हुआ है, लेफ्टिस्टों का सफाया हुआ है, तो क्या पूरी विचारधारा चेंज हो गई है? क्या जो अब आए हैं वो दक्षिणपंथी आ गए? अभी फिलहाल देखिए शाह जी, ये बोलना बहुत मुश्किल है कि वामपंथी खत्म हो गए हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे श्रीवास्तव साहब ने कहा 43% वोट अगर कम्युनिस्ट को मिलते हैं, ये बात तो कहीं ना कहीं सही है। देखिए चाइना का जो उनके ऊपर में दबाव था, एक इन्फ्लुएंस था, कहीं ना कहीं उससे वो लोग निकल के अब आ रहे हैं। जनता ये जान गई, क्योंकि जैसे ही ऐप वगैरह उन्होंने बंद करने शुरू किए और उन लोगों ने सिलेक्टिव ऐप्स के ऊपर में तमाशा किया, अमेरिका के ऐप्स बंद कर दिए, चाइना के चालू कर दिए, तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं जनता पहले भड़की कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद जो ओली ने वहां गोलियां चलवाई, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही था जहां पर जनता बहुत बुरी तरह भड़क गई और वो भड़क के ये सारा आंदोलन खड़ा हो गया। अब सवाल ये है, आंदोलन तो जन आंदोलन तो देखिए होते आए हैं, होते रहेंगे, लेकिन क्या है कि आज भी कम्युनिस्ट माइंडसेट खत्म होना, आप ये देखिए हमारे देश में ही देख लीजिए ना, आज बंगाल में ही देख लीजिए, सीपीएम को हम कहते हैं कि सीपीएम साफ हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट माइंडसेट आज भी है। टीएमसी में जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट माइंडसेट वाले हैं। तो इसमें आज की डेट में ये बोलना बहुत कठिन है कि कम्युनिस्ट माइंडसेट खत्म हो गया या आगे में रहेगा या नहीं रहेगा या उसका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं उनके संविधान को परिवर्तन की दरकार है और उसके अंदर ये जो 3% की वोटिंग वाली प्रणाली है, जो 110 सीटों फिर तो वही हो जाएगा ना जो अभी श्रीवास्तव जी कह के जा रहे थे कि भाई अगर आप 95 से 2006 तक, अब देखिए 96 से 2006 तक, तो 10 साल में 28,000 लोग मारे गए। तो भाई आज जो आप संविधान को बदलेंगे तो फिर वो जो 42% लोग हैं वो भी तो आएंगे ना सड़क पे। नहीं, सवाल ये है वो भी तो आएंगे ना। लोकतंत्र को कहां जिंदा करना है और लोकतंत्र को कहां इंपॉर्टेंस देना है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या होगी? लोकतंत्र की परिभाषा जैसे हमारे देश में, हमारा देश सबसे अभी अपने देश पे हम आने वाले हैं, अभी अपने देश के लोकतंत्र पे भी आने वाले हैं। उस पे जो आपने बात कही है उस पे मैं बहुत ऑब्जेक्शन रखता हूं। हाँ, नहीं, मैंने नहीं कहा भाई, विपक्ष ने कहा है। आपने जो अखिलेश यादव को बड़ा नेता बताया, शर्मिंदा होना चाहिए इस इंसान को जो ऐसी भाषा बोलता है। नहीं, नेता तो बड़े हैं। नेता क्या बड़ा है? ये इनका बड़प्पन है कि हमारे देश के बारे में ऐसी गंदी सोच रखते हैं। मुख्यमंत्री रहे हैं देश के, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हमारे देश की मजबूरी है कि जनता ने उनको वोट दे दिया। जनता ने दिया है ना, तो नेता तो बड़े हैं ही। जिन लोगों की सोच इतनी क्षुद्र है, नहीं, सोच जो भी हमारे देश के बारे में सोच ही क्यों सकते हैं वो ऐसा। निखिल जी वेलकम आपका। निखिल जी, नेपाल में सरकार बनी है, हालांकि इंटरिम गवर्नमेंट है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी है और कहा कि नेपाल का भारत के साथ अच्छा रिश्ता रहा है, मजबूत रिश्ता रहा है। क्या ये माना जाए कि भारत की नजर से बेहतर हुआ है? सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और नेपाल में जो घटनाएं हुई हैं उसका प्रभाव भारत पर और भारत की घटनाओं का प्रभाव नेपाल पर बराबर पड़ता है। प्रधानमंत्री महोदय ने जो उद्गार प्रकट किए हैं वो बड़ा सामयिक और बड़ा ही प्रासंगिक उद्गार है और हमारा एक अभिन्न पड़ोसी देश के नाते नेपाल की घटनाओं के प्रति हम लोग संवेदनशील और सजग रहे हैं। ये नेपाल की जो भी घटना हुई है उसके संदर्भ में कुछ बातों को उल्लिखित करना आवश्यक है। जैसे कि अगर कोई आंदोलन अराजक हो जाए तो उसकी क्या परिणति होती है, यह सोचने की आवश्यकता है। और इस विषय को मैं 2-3 भागों में विभक्त करूंगा। पहला तो आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। पिछले 17 वर्षों में करीब 15 सरकारें आई और एक तरह से सीपीआई की जो 2 धाराएं हैं, एक माओइस्ट सेंटर, एक कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल और नेपाली कांग्रेस, ये जो 3 बड़ी पार्टियां हैं उनमें आपस में एक म्यूजिकल चेयर की तरह चल रहा था प्रधानमंत्री बनने का। दूसरी बात करप्शन की बात थी और एक तरह से भ्रष्टाचार से वहां का समाज पूरी तरह आजी जा चुका था और युवाओं में एक अलग तरह का रोष था। नेपो किड्स के नाम पर जो नेताओं के जो रिश्तेदार थे उनके बाल बच्चे थे, वो एक तरह से उनकी जो जीवन शैली थी, जिस विदेशों में पढ़ रहे थे और एक तरह से जो बाकी नेपाली जो युवा है वो
रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए तरस रहे थे। इसका एक लोगों के मन में काफी दिनों से घाव था। और इसके अलावा जिस तरह से पूरी तरह सरकारी एक तरह से अराजकता और सरकार के द्वारा विकासात्मक कार्यों के प्रति पूरी तरह संवेदनहीनता, इन सब चीजों को लेकर के जो जेनजी है, जो 1997 से लेकर 2013 के बीच में जिनका जन्म हुआ, उनके अंदर एक रोष था और उसी का प्रकटीकरण उसे एक किसी चिंगारी की आवश्यकता थी, जिसे सोशल मीडिया पर बैन के बाद जो है वो चिंगारी फूट पड़ी और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि आंदोलन, कोई भी हो आंदोलन, अगर वो लोकतंत्र की स्थापना को और लोकतंत्र को अगर सच्चे अर्थों में पुनर्परिभाषित करके उसे स्थापित करने की दिशा में बढ़े तो इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें अराजक तत्व चले आए और इस तरह से, जिस तरह पार्लियामेंट को, जिस तरह से सभी नेताओं को घर में घुस करके उनके ऊपर प्राणघातक हमले किए जाने की बात है, सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट को, सिंह दरबार में जितना सेक्रेटेरिएट है उसको जलाने की जो बात है, ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई को हम समर्थन व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं कर सकता हूं, भले उस आंदोलन को एक सही मानसिकता के तत्वावधान में शुरू किया गया हो। और इसकी कल्पना भी करना बेमानी है। जी, आपने एक बहुत शुरू में आपने एक बात कही कि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और नेपाल में अगर कुछ चीजें होती है तो उससे भारत अछूता नहीं रह जाता, और भारत में भी अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उससे नेपाल अछूता नहीं रह जाता। अभी भारत में भी कई नेता इस बात को कहने लगे हैं। क्योंकि आज हमने आपको एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया है तो इसलिए हम सीधे तौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब भारत में भी कई नेता ये कहने लगे हैं कि अगर जनता के मुद्दों का ध्यान सरकार नहीं रखेगी, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा कि उनका वोट सेफ है या नहीं है, इसको लेकर अगर इलेक्शन कमीशन अगर इस पर जवाबदेह नहीं बनेगी, निष्पक्षता नहीं लाएगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि यहां भी जनता पड़ोसी देशों की तरह सड़क पर आ जाए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं ऐसे उद्गारों की घोर निंदा करता हूं। उसका कारण यह है कि उन्हें नहीं पता है कि भारत का लोकतंत्र पूरी तरह मैच्योर हो चुका है। 1947 में भारत के साथ बहुत सारे देश जो है उसे स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, लेकिन अफ्रीका के काफी सारे देश, लैटिन अमेरिकन देश और काफी सारे ऐसे देश हैं, एशिया के भी, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाई, वो अपने गणतांत्रिक स्वरूप को बचा नहीं पाए। हमने इससे भी बड़ी, हमने काफी सारी विपदाएं देखी स्वातंत्र्योत्तर भारत में, पूरे भारतवर्ष के लिए भी, एशिया के लिए भी और विश्व के लिए भी, लेकिन फिर भी हमारा जो एक गणतांत्रिक स्वरूप है वो अक्षुण्ण बना रहा। इसके प्रति भारत का जो एक, भारत के अंदर जो एक सनातन संस्कृति, एक हृदयी जो संस्कृति थी और लोकतंत्र की भावना हमारे आत्मा में है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, लेकिन अगर उसको कुचला जाएगा तो वो आत्मा में तो है, लेकिन अगर उसे कुचला जाएगा तभी ना वो आत्मा से निकलकर बाहर आएगी वो भावना। कुछ जनता, हर एक जनता ही तो मालिक है। एक समय में इंदिरा गांधी को कोई हरा सकता है। हाँ, आ गए आप। एक मिनट आरके श्रीवास्तव इस पर एक रिप्लाई देंगे, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। आरके श्रीवास्तव, जो बात से ही फैसला होगा। हाँ। अभी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की तर्ज पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता भारत में ऐसा न कभी हुआ है न कभी ऐसा होगा। ये मेरा मानना है। श्रीवास्तव जी, देखिए, ऐसा है, किसी भी प्रॉब्लम को हम 40 साल पुरानी जदीद मानसिकता के साथ विश्लेषण करें तो ये जवाब आता है। 3 से लेकर 6 जनवरी 2021 को यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने व्हाइट हाउस में रहते हुए उन जब हार गए इलेक्शन तो उन्होंने कहा हम नहीं मानते, और उनके लोगों ने वहां उसको कैपिटल हिल बोलते हैं और उन लोगों ने वहां तोड़फाड़ करी, और उसके बाद एक ट्रेंड चला है, बिकॉज हम तो सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र है विश्व में। मॉडर्न जो लोकतंत्र है उसका अमेरिका एक विजेता का उदाहरण है। तो लेट्स कंडेम द डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट, जिसने ये शुरुआत की है, जिसने शुरुआत की अपने लोगों को कि कोई भी इलेक्शन को एक्सेप्ट मत करो, और वहीं से बात शुरुआत हुई। उसके बाद श्रीलंका आया, पाकिस्तान आया, बांग्लादेश आया, और यह मैं वर्ल्ड की बातें कर ही नहीं रहा। हर जगह जहां भी चुनाव में ट्रांसपेरेंसी कम हुई है, हमारी संस्था है, हमारा देश है, हमें गर्वित है। लेकिन हम यदि 40 साल पुराने अपनी मानसिकता के साथ इसको करें तो जवाब यही मिलता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हम भूल गए दिनकर ने क्या कहा। दिनकर ने कहा सिंहासन खाली करो, जनता आती है जी। और यही बात जेपी आंदोलन में बातें उठी, यही बात असम में उठी, यही बात दिल्ली में करप्शन के बारे में मन्ना हजारे उठाया, यही बात आज जहां कहीं भी अपना राष्ट्रपति शासन लग रहा है, जनता सड़कों पे है। ठीक है, एक मिनट, इस बात को मैं समझ गया। इसको लेकर थोड़ा सा और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दा, और मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं नेपाल में तो शांति हो गई है, लेकिन देश के अंदर यानी भारत के अंदर विपक्ष अशांत हो गया, और इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमने ये भी चर्चा की है कि वहां जो इंटरिम सरकार बनी है उसके सामने कितनी चुनौती होगी। इसका विश्लेषण आर के श्रीवास्तव ने कर दिया कि वहां पर जो लेफ्टिस्ट सरकार थी उनके लगभग 42-43% वोट है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो कहाँ हैं, ये सब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और विनीत तुरिया से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनीत जी, सवाल यह है कि चलिए नेपाल में जो होना था वो तो हो गया, जो बांग्लादेश में होना था वो हो गया, क्योंकि बांग्लादेश को भी हमने देखा है कि बांग्लादेश में भी जब शेख हसीना की सरकार थी तो पक्ष के कैंडिडेट को 90% वोट आते थे और विपक्ष के कैंडिडेट को 10% वोट, और विपक्ष ने कहा कि भैया ये कैसा चुनाव हो रहा है, बहिष्कार हम कर रहे हैं, तो बोला कोई परवाह नहीं है, आप बहिष्कार लो, इलेक्शन तो होगा। तो जब इस पद्धति पर चीजें आगे चलते रहती है, नेता को लगता है कि अब हम सुपरमैन हैं और ये जो विपक्ष वाले हैं, ये जो जनता है, ये मूर्ख है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया आप निष्पक्ष बॉडी हो, ज्ञानेंद्र कुमार जी, आपको निष्पक्षता साबित करनी होगी। अगर निष्पक्षता आप साबित नहीं करेंगे तो जनता सड़क पर उतरेगी। अब वो स्वरूप जो भी हो, लेकिन जनता सड़क पर उतरेगी। और जैसा कि भी आर के श्रीवास्तव ने कहा कि आप 40 साल पीछे वाले दौर में मत जाइए कि इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ, मनमोहन सिंह के समय में अन्ना हजारे का दौर कैसा रहा। हमने देखा है अन्ना हजारे के दौर में भी सांसदों के घरों के घेराव हुए थे, सांसदों के आवास घेरे गए थे, मंत्रियों के आवास घेरे गए थे, हमने देखा है। तो आज का जो जेएनजी है वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इंदिरा गांधी के समय में सांसदों के घर नहीं घेरे गए थे। तो दौर चेंज होता है। तो आज अगर एक नेता ये बात कह रहा है और उसको आप ये इस रूप में ले रहे हैं कि भैया काहे का बड़ा नेता, वो देश के विरोध में बोल रहा है, तो ये तो शेख हसीना भी बोल रही थी और ये केपी शर्मा ओली भी बोल रहे थे विपक्ष वालों को कि ये सब तो देश विरोधी है, फलाना है, खत्म करो, जनता हमारे साथ है। तो अलर्ट रहने की जरूरत है ना? बिल्कुल नहीं है। देखिए शाह जी, अन्ना हजारे का जो आंदोलन था बंगाल से मैं लीड कर रहा था, आपको भी पता है। हाँ बिल्कुल। हमने किसी का भी घेराव किया, क्या हमने पत्थरबाजी की, क्या हमने आगजनी की? क्यों नहीं हुआ पत्थरबाजी? हमारी सोच वैसी नहीं, पत्थरबाजी हुई थी। नहीं, वो पत्थरबाजी जो है वो तब होती है जबकि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, जो भी हो। हमने यहाँ बंगाल में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होने दिया। हमारे मंच पर भाजपा वाले भी आए। नहीं, एक चीज बताइए, तो जो लोग अन्ना के मंच पर थे वो कहाँ गए? देखिए, कुछ जो अन्ना के मंच पर थे वो कहाँ गए? इसमें परिस्थिति जो बनी वो समझिए आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल नहीं आए, राजनीतिक दल ने अपने लोगों को भेजा था। अन्ना हजारे नहीं गए, अन्ना नहीं गए, लेकिन अन्ना के मंच पर जो लोग थे वो कहाँ गए? इसका कारण क्या था कि कपिल सिब्बल, मेरी इस बारे में प्रशांत भूषण जी से पर्सनली खुद मैंने बात की थी कि मेरे हिसाब से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनका कहना यह था कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, ये कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं। केजरीवाल को छोड़ दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। मैं किरण बेदी कहाँ गई? किरण बेदी कहाँ गई? नहीं, मैं वही बोल रहा हूं कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक थे, जेपी आंदोलन की आप बात करें, मंत्री भी बने थे, वो कहाँ गए? लालू प्रसाद है या मुलायम सिंह, ये सब जेपी आंदोलन की उपज है। आज ये लोग कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए जुड़े थे, लेकिन अन्ना हजारे के साथ में जो आम जनता जुड़ी थी, किसी ने कोई विद्रोह नहीं किया, किसी ने कोई आगजनी नहीं की, किसी ने कोई पथराव नहीं किया। जो लोग राजनीतिक इंटेंट लेके आते हैं उनकी सोच बहुत गलत होती है। और किसी भी आंदोलन में देखिए, भारत में जैसा कि हम हमेशा मानते हैं, विनीत जी थोड़ा सा देखिए, यही चीज है। मैं आपको कह रहा हूं, आप अन्ना हजारे के आंदोलन को इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा था। तो मेरा सवाल यह है कि क्या अन्ना हजारे साहब का मुद्दा 2014 से पहले खत्म हो गया? क्या वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया? नंबर एक मिनट सुन लीजिए, जिस लोकपाल की मांग अन्ना हजारे ने की थी, क्या वो लोकपाल की नियुक्ति हो गई? नहीं हुई। फिर अन्ना हजारे शांत क्यों हो गए? इसलिए हो गए कि उनका जो मकसद था कि जिसको लाना है बैकडोर से, उनको वो लेकर आए गए और उसके बाद वो शांत हो गए। नहीं, ऐसा उसके बाद वो शांत हो गए। अगर नहीं था तो फिर मुद्दे कैसे खत्म हो गए? सरकार बदलते ही मुद्दे कैसे खत्म हो गए, जबकि मुद्दों पर कोई काम ही नहीं हुआ? मुद्दे इसलिए खत्म हो गए, मुझे 5 मिनट का समय दीजिए या 3 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट दीजिए। चलिए, हाँ बोलिए। इसमें मुद्दे इसलिए खत्म हो गए क्योंकि वहां जो परिस्थितियां बनी मंच के ऊपर से, और जो सेंस ऑफ हाउस पास करने के बावजूद सरकार ने कुछ नहीं किया और सिर्फ ये बोलते रह गए कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो सत्ता में आकर दिखाओ और बदलाव लाके दिखाओ।
वैसी परिस्थिति के अंदर में, और जहां जनता का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि जनता आज मान लीजिए आपके साथ में 10 दिन खड़े हो सकती है, 5 दिन खड़े हो सकती है, लेकिन 2 महीने 4 महीने जनता खड़ी नहीं हो सकती है। अपने घर की चिंताओं में उलझे रहते हैं हमारे देशवासी, और वो अपने घर की चिंता छोड़कर, अपने पेट की भूख छोड़कर के वहां आंदोलन में खड़े नहीं होते हैं। खड़े होते हैं आंदोलन में वही लोग जो देशभक्ति के लिए लड़ मरने के लिए तैयार होते हैं और गुजर जाते हैं किसी भी हद से। और ऐसी परिस्थिति में वो आंदोलन कहीं ना कहीं लास्ट में मार खा गया, सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने के चक्कर में उन लोगों ने, हर आदमी ने कोई ना कोई सत्ता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी हो या कोई नई पार्टी बना ली, वैसे सिचुएशन में आ गए वो लोग। चाहे वो आम आदमी पार्टी बनी, चाहे वो किरण बेदी भाजपा में चली गई, या कोई और किसी और पार्टी में चला गया, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है, अभी मेरा मुद्दा भटक जाएगा। मैं अन्ना पे आंदोलन चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में भी ये पॉसिबल है। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, आज की परिस्थिति में, अभी आप कह रहे थे डॉक्टर निखिल पसून, मैं डॉक्टर निखिल पसून आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं जल्दी बता दूं, भारत में आपके लिए पॉसिबल नहीं। भारत आज भी सौहार्दपूर्ण देश है। यहाँ की जनता वैसी बदमाश जनता नहीं है, या वैसी भड़की हुई जनता नहीं है, जब तक कि यहाँ के नेता जो है वो गलत दिमाग में हमारे भावनाएं नहीं भरे। और ये जो नेता बोल रहे हैं, अखिलेश यादव हो या ऐसी इस प्रकार के कोई भी नेता हो जो ये भाषा बोलते हैं, किसने शुरू किया ईवीएम? और ईवीएम में उस समय सब ठीक था, सब गलत हो गया। ये देश में आप एक विकल्प नहीं खोजकर, और आप क्या कहूं मैंने आग लगाने वाली बात कर रहे हैं। बताइए, आप ऐसी बातें करते ही क्यों हैं? किसान, आप ये भावना मन में लाते ही क्यों हैं? किसान जो है वो लाल किले पे क्यों पहुंच गए? किसान आंदोलन हुआ नहीं, लाल किले पर क्यों पहुंच गए? और उसको पहुंचाने वाले कौन थे? जरूरी था नहीं, मुझे बताइए किसान लाल किले पर क्यों पहुंच गए? किसान आंदोलन और लाल किले पे पहुंचाने वाले कौन थे? देखिए, किन्होंने कहा कि हमें पश्चाताप हो रहा है, लग रहा है हमारे पश्चाताप में कमी थी, इसलिए हम कानून को वापस ले रहे हैं। भी राजनीतिक मुद्दा होता है शाहजी, लेकिन क्या है, विपक्ष को यह समझना चाहिए कि हमारे देश में इस प्रकार की आरके श्रीवास्तव कार्यविधि नहीं है हमारी। एक बात मैं आपको बता दूं, हम बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं पूरे विश्व में। ये 2 दिन पहले फ्रांस की सड़कों पर भी आग लगी है, बिल्कुल राइट। फ्रांस जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चुनौतियां क्या है। हमारे अपने बच्चे अपने कंट्रोल में रहे, रात को वो लोग सब मोबाइल पे बैठे, जो एल्गोरिदम से चलता है। जो नेपाल में जो चेंज हुआ, जो बांग्लादेश में चेंज हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो फ्रांस में कल हुआ, ये सब चीजें एल्गोरिदम से चल रही है, जो हम लोग बार बार कर रहे हैं। ये एल्गोरिदम वॉर है। ये क्या है कि एक आदमी इंडिविजुअली देख रहा है, इस चुनौतियों की आप बात ही नहीं कर रहे। हमारी आदत हो गई हमारे पीछे जाने की 60 साल। अब देश, हम चांद पर लोग भेज रहे हैं, हमारा भारत आज चांद पे लोग भेज रहा है। आप बात करिए साइंस की, हमारे घर में बच्चे, हमारी महिलाएं, लड़कियां सब रात को 2 बजे तक, अधिकांश मैं बता रहा हूं, अधिकांश लोग अपने मोबाइल पे लगे हुए, 1 to 1 एल्गोरिथम जो खोज रहे हैं वही मिल रहा है। और वहां पर विषाक्त हो रहा है सिचुएशन। वहां पर कोई चीज चेक नहीं है, निखिल जी, वो टीवी नहीं है कि जहां पर परिवार के साथ बैठ के एक सवाल निखिल जी, आपको ये नहीं लगता कि ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा देश बहुत महान है और हमारे देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, बहुत ही मैच्योर है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन आज का जो जनरेशन है, जिस तरीके से अभी, जैसा इन्होंने कहा कि जब अमेरिका जैसे लोकतंत्र में हमने देखा कि किस तरीके से कैपिटल हिल के ऊपर हमला हो गया, तो आज आप चीजों को अवॉइड कर रहे हैं। अगर विपक्ष आपको यह अलर्ट कर रहा है कि भाई देख लो, चुनाव चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, इवन आपके ही मतलब बीजेपी के ही एक सांसद कह रहे हैं, संजीव बालियान, कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वोट में उनके सांसद के वोट पहले ही पड़ गए। अब सोचिए इतने छोटे इलेक्शन में। तो ज्ञानेंद्र कुमार से आप लोग भी तो कह सकते हैं कि भैया जनता का विश्वास बहाल करिए, ये हमारे लिए भी बेहतर है, मतलब बीजेपी के लिए भी बेहतर है, बजाय इसके कि आप सिर्फ लोकतंत्र की महिमा मंडन और पिछले दौर को याद दिलाकर चीजों को हल्के में ले रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं निखिल जी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक विदेशी टूल किट जो है हमेशा ऑपरेशनल रहा है पूरे विश्व में। पहले भी ये रसिया की जो है उसकी जो गुप्तचर संस्था थी वो हो, और इसके अलावा CIA हो, तो इसके माध्यम से वो साउथ एशिया विभिन्न देशों में पिछले 70 सालों में वो ऑपरेशनलाइज रहा। उसी का नया रूप आ गया है जब सोशल मीडिया आया। उसके बाद उस टूल किट के माध्यम से जो विदेशी शक्तियां हैं, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे नेपाल में हो, वो जहां भी वो वल्नरेबल सेक्शन है उसके अंदर जो रोष है, इंडिग्नेशन है, उसको हवा देने के लिए हमेशा काम करते रहती है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अपने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का जिम्मा उस देश
लोगों का है और देश को तो हमेशा ही सजग रहना चाहिए, नेपाल की घटना हो या ना हो। ये हुई एक बात। दूसरी बात, जहां तक जनता की आस्था लोकतंत्र में पुनर्स्थापित करने का प्रश्न है, वोट चोरी हो रहा हो, वोट चोरी को लेकर के जो इलेक्शन कमीशन ने अपना पूरी तरह से एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई बार अपने बयानात दिए और एक एक चीज जो इन लोगों ने, जो विपक्ष ने, जो राहुल गांधी जी ने और बाकी लोगों ने कहा, उसका खंडन किया। अब जनता की अदालत में आप 100 बार इलेक्शन हार जाएं और सबका ठीकरा केवल एक इलेक्शन कमीशन और बाकी संवैधानिक संस्थाओं पर अगर आप ठीकरा तोड़ने लगे और ये कहें कि हम लोग हार रहे हैं, इसका मतलब जो है तो लोकतंत्र की चोरी हो रही है। आप हिमाचल में और तेलंगाना में जीत जाते हैं, झारखंड में जीत जाते हैं, उस वक्त वोट चोरी नहीं होती है। लेकिन आप महाराष्ट्र और हरियाणा में हार जाते तो वोट चोरी पर को अगर लोकतंत्र पर तुषारापात या कुठाराघात के रूप में कभी ही न माना जाएगा, जबकि वोट चोरी अगर ऐसा ही है, नहीं विनीत जी, एक मिनट निखिल जी, अगर ऐसा ही है तो फिर संजीव बालियान जब ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में 2 सांसदों के वोट पहले ही पड़ गए, 3 सांसद का वो जिक्र करते हैं, नाम लेते हैं, बीजेपी के ही 3 सांसद हैं, उनके वोट पहले ही पड़ गए, तो आपको नहीं लगता है कि संजीव बालियान के खिलाफ आपको एक्शन ले लेना चाहिए था कि भाई आप इलेक्शन प्रोसीज्योर के ऊपर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जो है एक क्लब का चुनाव था। नहीं, इलेक्शन तो इलेक्शन है ना? उसमें भी पोस्टल बैलेट का प्रावधान था, उसको लेकर के शुरू में कुछ कंफ्यूजन हुआ था, कुछ लोगों ने पोस्टल बैलेट्स मंगवाए, खुद जाके वोट दे दिया, इसको लेकर के वो थोड़ा बहुत चला था। लेकिन लार्जर परिप्रेक्ष्य में मैं ऐसा मानता हूं कि वोट चोरी हो ही नहीं रही है, तो कौन से ऐसी काल्पनिक आरोप प्रत्यारोप पर जो है तो यहाँ एक ब्रेक ले लेते सर, एक ब्रेक लेते हैं। तो बीजेपी कह रही है कि वोट चोरी हो नहीं रही है, चुनाव आयोग जो है वो कई बार जवाब दे चुका है, बावजूद इसके भारत में कई विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अगर इस पर निष्पक्षता नहीं दिखाता है, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो चुनाव आयोग को कह रहे हैं, वो सरकार को नहीं कह रहे, वो चुनाव आयोग को कह रहे हैं, ज्ञानेंद्र कुमार को कह रहे हैं। और कई पूर्व जो सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने भी कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये राहुल गांधी का आरोप नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो करोड़ों लोगों की आवाज है विपक्ष के तौर पर। अगर वो कह रहे हैं तो आप इसकी जांच करिए और बताइए कि क्या वाकई वहां पर इतने एक्स्ट्रा वोट जुड़े या नहीं जुड़े। और यह आरोप तो बीजेपी भी लगा चुकी है, अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो अगर यह मुद्दा इस तरीके से हाइप होगा तो क्या वाकई ऐसी स्थिति बनेगी? वैसे हम आपसे यह अपील करते हैं कि भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में किसी की भी तानाशाही नहीं चली है, लोकतंत्र के माध्यम से ही उस तानाशाही को भी खत्म किया गया है। इसलिए लोकतांत्रिक तरीका को ही हर कोई अप्रिशिएट करेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। इसलिए इसका पूरा ख्याल आप रखें। यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। समय कम है इसलिए चर्चा बहुत बड़ी हो चुकी है। चर्चा ये कि भारत में भी कुछ नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि पड़ोसी देशों में जिस तरीके से जनता सड़क पर उतरी है उस तरीके से यहां भी उतर सकती है। हालांकि वो तरीका शब्द जो है उसका खंडन किया जाना चाहिए, क्योंकि सड़क पर उतरे ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन वो तरीका जो है उस तरीका का खंडन भी होना चाहिए, क्योंकि उस तरीका को डेमोक्रेसी में कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आप अपने ही देश की संपत्ति को आग के हवाले कर दें, आप अपने ही देश की संपत्ति को जला दे, खाक कर दे। क्योंकि आज अगर मान लीजिए नेपाल में प्रधानमंत्री बनी है तो उनके लिए एक हाउस चाहिए, अब वो हाउस फिर से बनाना होगा तो पैसे तो लगेंगे, फिर वो देश का ही पैसा लगेगा, देश का ही खजाना बर्बाद होगा। इसलिए ऐसे आंदोलन को कहीं से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। विनीत रुइया साहब, मैं ये कह रहा हूं कि भारत में भी हमने देखे हैं ट्रेन जलाए गए। अभी कुछ ही दिनों पहले जो वो सेना में भर्ती के लिए, जो वो अग्निवीर के लिए कई ट्रेनों को आग के हवाले किया गया। तो आपको नहीं लगता कि भारत में भी ऐसी शक्तियां हैं? आपको अलर्ट रहना होगा, अवॉइड करने से नहीं चलेगा। ये अराजकता फैलाने की जो आदत है ये कहीं ना कहीं बाहर से भी इन्फ्लुएंस होती है और अंदर से भी इन्फ्लुएंस होती है। मैं ये नहीं बोलता कि होती नहीं है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है, लेकिन साथ में हमारे एक चीज और हमको देखना है कि ये जो हमारे देश के नेता जिस तरह की भाषा बोलते हैं, ये भाषणबाजी जो करते हैं, ये भड़काऊ भाषणबाजी है। इन लोगों को कम से कम ये समझना चाहिए कि हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके चलते हम अराजकता फैलाएं। और सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि कहीं कोई गड़बड़
हो रही है ईवीएम में, तो उसके लिए आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां से फैसले लेके आइए, कोई उसमें टेक्निकल कमिटी बैठाइए और इस पे अगर इलेक्शन कमीशन कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उन पे जांच करवाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह के भाषण देकर लोगों को भड़काएं और लोगों को बोले कि आप सड़क पर उतर जाओ, तमाशा करो, ये बातें उचित नहीं है। उचित नहीं है, बिल्कुल। ये बिल्कुल सही है कि आप ये कह सकते हैं कि जनता सड़क पर उतर जाएगी, लेकिन जनता इस तरीके से उतर जाएगी, यानी कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, ये जस्टिफाई नहीं है भारत के अंदर। इसका खंडन होना चाहिए। डॉक्टर निखिल पसून, एक आखिरी सवाल आपसे कि मैं ये कह रहा हूं कि आपने हालांकि पहले कहा कि ये सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है इसी देश के अंदर कि कैसे अग्निवीर वाले मुद्दों में ट्रेनें जलाई जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, लगातार ट्रेनें धू धू करके जल रही थी। तो इस देश में भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। देखिए, भारत की जनता और भारत का लोकतंत्र बड़ा परिपक्व है, क्योंकि यहाँ का जनमानस जो है वह लोकतंत्र को अपने अंतरतम में कई हजार सदियों से बसा चुका है। उसको सोशल मीडिया है या कोई मीडिया है, कोई भी भड़काऊ तथ्य, कोई भी विदेशी तथ्य, भारत का जो आंतरिक लोकतंत्र जो है, जो इसका हृदयस्थ है, उसे उसकी बुनियादी जो उसका एक स्वरूप है उसे बदल नहीं सकता है। अमेरिका से ज्यादा गहराई है हमारे लोकतंत्र में। इसको कोई ट्रंप ने क्या किया और इसमें दूसरे देशों में क्या हुआ, उससे हमारे लोकतंत्र का जो बुनियादी वो वास्तविक स्वरूप है, उसकी आस्था पर कोई भी चोट नहीं कर सकता है। यह हमारी आत्मा में रचा बसा है। हमने दुनिया को लोकतंत्र दिया है और ऐसी चीजों का मैं पूरे जोरदार खंडन करता हूं और ऐसी बातें नेताओं को नहीं करनी चाहिए। मैं उनसे ये आग्रह करता हूं। 10 सेकंड में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, 2011-12 में और अरब स्प्रिंग में हम लोगों ने ट्विटर, जो एक्स हैंडल है, यूट्यूब और फेसबुक के ताकत को पहचाना है। किसी भी राष्ट्र के अंदर उसके आंतरिक चीजों को और सुरक्षा को कितना जबरदस्त बढ़ाता है। और ये चीज से हम लोग यदि अवगत नहीं है, हम लोग बार बार एक फिलोसफिकल चीजें बात करते हो, गलत है। आज की डेट में भारत में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है इंटरनेट का, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इनका। और जो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो 60% या 50%, जो भी एक परसेंटेज होगा, मेरे पास वो डाटा नहीं है, उनकी दिमागों में ये जो स्टेटमेंट आता है उसका एक बहुत गहरा असर होता है। पहले टीवी के सामने पूरा परिवार बैठ के बात करता था, आलोचनाएं होती थी, सड़कों पे होती थी। अब वो ये जो पोल मैनेजर्स हैं, वो भड़काऊ हुआ डिवाइस चला रहे हैं। बाहर को तो अच्छे, वो बाहर ये है, अंदर का है, वो बाहर का है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। एक एक पोल में एक एक आदमी की जान बचान उनके पास है। चलिए, जो सोशल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। लेकिन हम देशवासियों से ये अपील करते हैं कि भारत जैसे देश को, जो लोकतांत्रिक देश है, इसे मजबूत रखने के लिए हम सबको कोशिश में रहना होगा। और हमारी सरकारों से भी अपील है कि सत्ता आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन देश का मान सम्मान हमेशा बरकरार रहना चाहिए। इसलिए कोई भी धांधली, कोई भी चीज जिसको लेकर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आए, उसका जवाब दिया जाना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता कहते हैं, वो रहना जरूरी है। मुद्दा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।